हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेल्सी देवांगन और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल होता क्या है। तो सॉइल जो है अर्थ का अपर मोस्ट लेयर होता है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। ठीक है। और जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है ना, वो डेड और डीके मटेरियल से बनता है, जैसे कि प्लांट और एनिमल से। और ये जो है डार्क होता है और अपर मोस्ट टॉप सॉइल होता है। और जो इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है ना, वो जो रॉक है उनके फ्रेगमेंटेशन से बनता है। ये जब फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं ना, उसके बाद जो रॉक होता है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर जाकर वो इनऑर्गेनिक पोर्शन में चेंज होते हैं। ठीक है। और वर्ल्ड में सफिशिएंट फूड के लिए प्रोडक्टिव सॉइल का होना नेसेसरी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर जो कि 4% होता है। नेक्स्ट है मिनरल्स जो कि 46% होता है। नेक्स्ट है वाटर जो कि 25% होता है और एयर 25% होता है। उसके बाद देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन होता क्या है जानते हैं पहले। जब अनवांटेड चीज़ें हैं, जो अनवांटेड मटेरियल है या फिर सब्सटेंस है, वो सॉइल में आ जाता है, तो उसे कहते हैं पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है। ये किसकी वजह से आता है सॉइल में, जैसे कि एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और डैम्पिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज, गार्बेज, इन सब के कारण सॉइल पॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि सॉइल की जो फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है और प्लांट और एनिमल्स के लिए ये प्रॉपर नहीं होता, मतलब उसके ग्रोथ के लिए ये प्रॉपर नहीं होता, अनफिट हो जाता है। ठीक है। और ऐसे जो सब्सटेंस है, ऐसे मटेरियल है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि ये सॉइल की क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं और सॉइल का जो नेचुरल बैलेंस होता है ना, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूटेंट्स। इसमें हम लोग देखेंगे ऐसे क्या क्या मटेरियल होते हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक। ठीक है। तो इसमें आते हैं पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक, जिसमें आते हैं हैवी मेटल्स। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, जिसमें पैथोजेंस आते हैं, सीवेज आते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो प्लास्टिक्स, जो टाइनी प्लास्टिक्स होते हैं ना, इनके द्वारा पॉल्यूशन भी कॉज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो इसमें 2 तरह से देखेंगे हम लोग। फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेस और सेकंड है एंथ्रोपोजेनिक। तो नेचुरल में जैसे है सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फ्लूड, इन सब के कारण पॉल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कि जो ह्यूमंस के द्वारा हो रहा है, मैन मेड है, ऐसे जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है उसके कारण पॉल्यूशन कैसे कॉज हो रहा है। इसमें एग्जांपल है पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स होता क्या है, ये केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि पेस्ट को किल करते हैं। अब ये पेस्ट क्या होता है, पेस्ट जैसे कि इंसेक्ट, वीड्स और जो अदर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स होते हैं, फीस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब को कहते हैं पेस्ट। और अलग अलग जो पेस्ट होते हैं ना, उनको किल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि है इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, प्लांट को किल करने के लिए हर्बिसाइड्स, रोडेंट को किल करने के लिए रोडेंटिसाइड्स, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिसाइड्स और फंगी के लिए फंगिसाइड्स। इनका यूज़ किया जाता है जिसके कारण पॉल्यूशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है फर्टिलाइज़र्स। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना,
वो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है ना वो एनपीके होता है, ठीक है। तो ये जब एक्सेस मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है तो ये भी सॉइल में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन। जब ज़्यादा सिंचाई किया जाता है तो इससे क्या होती है, भूमि बंजर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो न्यूट्रिशन होते हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं वो वहाँ से रन ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिक मल्चिंग्स। तो हम लोग जानते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में ऐसा वाला जो है सीड, प्लास्टिक के सीड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ब्रेक डाउन होते हैं और वो माइक्रो प्लास्टिक में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और वो सॉइल में पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि इंडस्ट्री के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। इसमें है हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कॉपर, जिंक, निकिल। नेक्स्ट है माइनिंग वेस्ट। माइनिंग वेस्ट से भी पॉल्यूशन कॉज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अर्बन वेस्ट, जो घर से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि स्लज, सीवेज, ग्लासेस, मेटालिक कैंस, पेपर, रबर, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन, जैसे कि लॉस ऑफ वेजिटेशन, इंक्रीज रन ऑफ कार्बन लॉस। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक है वो ब्रेक डाउन होता है और टीनी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सॉइल में जाने के बाद सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस करता है। नेक्स्ट है मिलिट्री एक्टिविटीज़ जैसे कि केमिकल वेपन्स, रेडिएशन। जब न्यूक्लियर टेस्टिंग किया जाता है ना, वहाँ से रेडिएशन निकलता है, ये भी हार्मफुल होता है। फिर नेक्स्ट है बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट, जैसे कि हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि कॉटन, सिरिंज, बैंडेज, ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ये सब। फिर नेक्स्ट है एसिड रेन। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। ये जो सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी लॉस हो रही है और भूमि बंजर होते जा रही है। केमिकल बिल्डअप, मतलब कि जो सॉइल है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और सॉइल का एसिडिफिकेशन, साल्ट एक्यूमुलेशन। फिर नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि सॉइल में पॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, तो जब वाटर का रन ऑफ हो रहा है तो वहाँ के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जाकर वाटर में चले जाते हैं, ओके, तो वो वाटर को भी पॉल्यूशन कॉज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये माइक्रोबियल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, फूड चेन को इम्बैलेंस कर देता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है इससे। फिर नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। टॉप सॉइल का इरोजन हो जाता है। फिर देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो फूड चेन कंटामिनेशन, जैसे कि कोई प्लांट है जो सॉइल से टॉक्सिक जो होते हैं ना उसको वो अपटेक कर रहे हैं, ठीक है, अपटेक कर रहे हैं, तो जब उस जो पौधा है, प्लांट है, उसको कोई एनिमल खाएगा तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो टॉक्सिक होते हैं ना वो जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते हैं तो वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जो कि नेक्स्ट जब ट्रॉफिक लेवल में जाते जाता है तो उसकी मात्रा इंक्रीज़ होते जाती है। इसके कारण फूड चेन कंटामिनेशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन, एलर्जीज और रेस्पिरेटरी इश्यूज़। फिर है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट, एग्रीकल्चर लॉस हो रहा है, क्रॉप का जो पैदावार है वो कम हो रहा है। और नेक्स्ट है हायर हेल्थ केयर कॉस्ट। फिर है इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे कार्बन रिलीज़ हो रहा है, कार्बन रिलीज़ होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट है रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स यूज़। मतलब कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं,
इनका यूज़ कम करके बायो फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, पेपर, क्लॉथ्स, इन सब का दोबारा से यूज़ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, तो इसे रिसाइकलिंग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रीफॉरेस्टिंग, ऐसे एरिया जो वेस्ट लैंड होते हैं, जहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, फ्लूड्स होते हैं, ऐसे एरिया पर रिफॉरेस्ट्रेशन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग, इससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। फिर नेक्स्ट आता है क्वालिटी पैरामीटर्स, तो इसमें देखेंगे सॉइल क्वालिटी, ये सॉइल की एबिलिटी होता है कि वो अपना जो फंक्शन है वो उसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसे लगाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड है केमिकल और थर्ड है बायोलॉजिकल। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स से। ये फिजिकली पता लगाते हैं, ठीक है, कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है। इसमें फर्स्ट है सॉइल टेक्सचर, तो इसमें उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, सैंड है, सिल्ट है या फिर क्ले है, इससे पता लगाते हैं। नेक्स्ट है सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब कि उसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनका एग्रीगेशन कैसा है, वो कैसे बंधे हुए हैं एक दूसरे से, उसमें प्रॉपर एरेशन हो रहा है कि नहीं, वाटर का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, इससे। फिर नेक्स्ट है पोरोसिटी, जो सॉइल है उसमें पोर्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, जो कि नेसेसरी होता है एयर और वाटर के मूवमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सॉइल की कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल पैरामीटर्स। तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है उससे पता लगाते हैं कि सॉइल की क्वालिटी कैसी है। इसमें फर्स्ट है सॉइल का पीएच, तो जो आइडियल सॉइल का पीएच होता है ना वो 6 से 7.5 होता है। अगर इससे कम हुआ तो वो एसिडिक हो जाता है और इससे ज़्यादा हुआ तो बेसिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट कंटेंट, उसमें कितनी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं इसमें न्यूट्रिशन आता है, स्ट्रक्चर आता है और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके सॉइल की क्वालिटी का पता लगाया जाता है। इसमें फर्स्ट है माइक्रोबियल बायोमास, मतलब कि जो सॉइल है उसमें माइक्रोबियल कंटेंट कितना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना है, ठीक है, इससे पता लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है सॉइल रेस्पिरेशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इससे पता लगाया जा सकता है कि उस सॉइल में बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है। फिर नेक्स्ट है अर्थवर्म पॉपुलेशन, अगर जिस सॉइल में अर्थवर्म प्रेजेंट है मतलब कि उसका जो सॉइल का एरेशन है बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी और ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छी है। फिर नेक्स्ट है एंजाइम एक्टिविटी, ये जो है न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो गाइज़ आज का ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।